प्रश्नोत्तर याद करना कितनी बड़ी समस्या है। याद करें तो कितनी चीजें याद करें। विज्ञान में इतना याद करना पड़ता है, मैथ्स के इतने सारे फॉर्मूलेज, एसएसटी उसकी तो बात ही मत करो, ऊपर से ये भाषाएं, इतने लंबे चौड़े प्रश्नोत्तर, है ना। आप भी इस सबसे परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इफेक्टिव प्रश्नों के उत्तर कैसे लिख सकते हैं, वो भी बिना रटे। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिना रटे कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखें, वो भी एकदम सही, करेक्ट, जिस पर कि हमें पूरे के पूरे अंक मिलें और हमें उसको रटना भी ना पड़े, है ना। देखिए, हर बच्चा रट नहीं सकता और रटी हुई चीज को ज्यादा दिनों तक याद भी नहीं रखा जा सकता। आखिर कितने दिनों तक एक रटी हुई चीज को याद रख सकते हैं? सिर्फ तब तक जब तक हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज को हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस चीज को हम जीवन में कभी नहीं भूलते। तो हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि जो हमारे जीवन भर काम आए, ना कि सिर्फ एग्जाम तक, है ना। अभी ऐसा थोड़ी नहीं है कि 10th के एग्जाम हो गए या 8th के एग्जाम हो गए तो आगे हमें उस चीज का काम नहीं आएगा। नहीं, जीवन भर हमें कुछ ना कुछ काम आता ही है उस चीज से लेकर, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नों के उत्तर लिखने पर चर्चा करेंगे कि बिना रटे इफेक्टिव उत्तर आप कैसे लिखें। पूरे अंक भी आपको उसमें लेने हैं और आपका उत्तर गलत भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि आप किताबी उत्तर लिखिए, कोई भी इस बात को नहीं बोलता है, खासकर भाषा में। अच्छा, मुझे बताइए, भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ क्या है? भावों और विचारों का आदान प्रदान, है ना। अब आदान प्रदान दो तरीके का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। अब जो मौखिक होता है उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आती। असली परेशानी कब आती है? जब हमें लिखना पड़ता है ना। तब हम ऐसे सिर पे ऐसे पेन रखकर सोचते हैं क्या लिखें क्या लिखें। और अगर आप रट कर आए हैं, उसमें से आप एक शब्द भूल गए, एक वाक्य भूल गए, तो आप पूरा का पूरा उत्तर छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बिना रटे एक पूरा उत्तर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कभी भी इस बात को जो है मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप जो है कम से कम भाषा में कि आप रट कर जाइए या बहुत ज्यादा उसको पढ़कर ये याद कर जाइए। नहीं, आपको भाषा में याद नहीं करना है, आपको भाषा को समझना है और आपको अपने ओन विचारों को, खुद के अपने स्वयं के विचारों को लिखना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपको दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं सारे के सारे प्रश्न नहीं लिख सकती हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए 2 प्रश्न लिए हैं। मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाने का कि आप किस तरीके से एक उत्तर को लिखने की तैयारी करें, ठीक। यहाँ पे मैंने साखी से ये प्रश्न लिए हैं, 2 प्रश्न लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न क्या लिया है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये कौन सी वाली साखी का है। ये जो प्रश्न है कौन से साखी से आया है? उत्तर आपको मिल गया होगा अब तक। कौन सी वाली साखी से है? ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए, उस वाली साखी से ये प्रश्न लिया गया है। अब हमको मन में ही ये याद करना है कि कबीरदास जी ने इस साखी में क्या बात की है, हमें क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए, हिंट तो यहीं पे दी है, ऐसी वाणी बोलिए। इतना तो अब हमें समझ में आ गया ना साखी पढ़ने के बाद कि कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो औरों को सुख दे और खुद को शीतलता दे। और ये कब हो सकता है? जब हम अहंकार शून्य होकर बात करते हैं। ये हो गया हमारी साखी का अर्थ। अब उस साखी के अर्थ में से हमें प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। मैं रटने वाली बात को नहीं कह रही ना, इसीलिए हमको पॉइंट्स याद करने हैं। अगर हम पॉइंट्स याद करेंगे, वैसे तो अगर इस साखी का अर्थ आपको पता है पूरा अच्छी तरीके से, तो आपको पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं, आप ओन आंसर पूरा लिख सकते हो खुद का। बस शर्त इतनी है कि जो आपका उत्तर होगा वो प्रश्न के अनुसार होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए प्रश्न कुछ पूछा है, आप उत्तर कुछ और लिख रहे हैं। प्रश्न किसी साखी का, उत्तर किसी साखी का लिख रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो सबसे जो पहली बात है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, हमने इस प्रश्न के अनुसार 3 पॉइंट्स निकालकर यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं। अब उसको मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसको फ्रेम किया जा सकता है। अब मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी, लेकिन ये आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं हो। आप अपना उत्तर लिखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। आपको ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ सिर्फ वैसे ही फ्रेम करना है, नहीं, आप अपने अनुसार कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार हमारा पहला जो हमें पॉइंट मिला वो कौन सा मिला? दूसरों को सुनकर सुख मिलता है। देखिए प्रश्न अगर ध्यान से पढ़े, मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख और अपने को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, दोनों चीज पूछी है। तो दूसरों को सुनकर सुख मिलता है, हमने पहला पॉइंट निकाला, पहला बिंदु निकाला। क्यों सुख मिलता है? जब हम किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, जब हम किसी से मीठी भाषा में बात करते हैं, मीठी बोली में बात करते हैं, तो उसको सुनकर दूसरे को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, जिससे उसको जो है सामने वाले को हमारी बात बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। और हम ऐसे शब्द कब बोल सकते हैं? जब हम अहंकार शून्य वचन बोलते हैं। ये मैंने फ्रेम कर दिया। जब हम ऐसे शब्द, ऐसी भाषा कब प्रयोग कर पाते हैं? जब हम अहंकार शून्य वचन बोलते हैं। हमारे मन में यदि कोई अहंकार नहीं है, हम अहंकार का त्याग करके जब किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगती है। 2 पॉइंट्स को हमने कवर कर दिया। अब अहंकार शून्य होने के कारण सामने वाले को अच्छा लगता है, ऊपर से स्वयं को भी शीतलता का अनुभव होता है, स्वयं को भी शीतलता प्राप्त होती है। और इस प्रकार से दोनों को ही शांति मिलती है, वक्ता को भी और श्रोता को भी। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, दोनों को ही शीतलता का अनुभव होता है, दोनों को ही शांति मिलती है। इस प्रकार से ये हो गया आपका फ्रेम वाला आंसर, पूरी तरह से बुना हुआ उत्तर। ठीक है, जबकि वो हमने सिर्फ 3 पॉइंट से लिखा है पूरा। अगर आपने सिर्फ इस प्रश्न के लिए इन 3 पॉइंट को दिमाग में रख लिया, इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रख लिया, आप पूरा उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं के छात्रों को ही मदद करेगा। ये वाला वीडियो मेरा सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो कोई से भी क्लास के हैं, 6ठी से लेके या 5वीं के तक के, है ना। वो सभी इस तरीके को जो है अपना सकते हैं और उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने एक और उदाहरण के तौर पर एक और प्रश्न यहाँ पे लिया है। कबीर के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति कौन है व दुखी कौन है? अब देखिए, सबसे पहले फिर से हमको साखी याद करनी है कि कौन सी साखी है। देखिए, जब हम किसी पाठ में से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि पाठ किसकी तरह होता है? कहानी की तरह होता है। तो वो हमारे मन में कैसे भी अटक जाता है कि हाँ, ये कहानी क्या है, इस तरीके की ये कहानी है। उसको हम पार्ट्स में अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले ये होता है, अच्छा उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हमें प्रश्नोत्तर लिखने में आती है कविता में, साखी में या पद में। इनमें थोड़ा सा हमको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, हमको अर्थ पता होना चाहिए उस पद का या साखी का या कविता का। ठीक है, तो जो है यहाँ पर भी, अब देखिए इसको भी हम चाहें तो कहानी की तरह अपने मन में याद रख सकते हैं। इस पद को भी, साखी को भी, इस दोहे को भी हम एक कहानी की तरह याद रख सकते हैं। कबीर के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी व्यक्ति कौन है, हमने बात की थी साखी में। कबीर ने सुखी किसको बताया है? जो आराम से खाते पीते हैं और सोते हैं, मौज करते हैं। यानी कि ये साखी कौन सी है? सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर, वही वाली साखी है ना ये? ध्यान आया कि नहीं आपको, है ना? तो ये वही वाली साखी है। कबीर के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी व्यक्ति कौन है? कबीर ने किसको सुखी बताया है? जो खाने पीने मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। दुखी खुद को बताया है, स्वयं को। कबीर इसमें दुखी हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है। पहला पॉइंट हमने लिखा है, सुखी वह है जो ईश्वर के प्रति जागृत नहीं है। वही तो बात की है कबीरदास जी ने वहां पे,
कि सुखी ये संसार के लोग हैं जो खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, आराम से सोते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति जागृत नहीं है, अभी उनको ईश्वर से लगन नहीं लगी है। और दुखी व्यक्ति कौन है? दुखी वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़ गया है, जिसको ईश्वर से विरह की अनुभूति हो गई है, जो ईश्वर के प्रेम में पड़ गया है, जो ईश्वर से प्रेम हो गया है जिसको, और जो जागृत हो गया है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो पूरे संसार को तो ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ है, ईश्वर से विरह नहीं हुआ है, वो लोग तो आराम से खाते पीते हैं। तो संसारी लोगों को सुखी बताया है कबीरदास जी ने, और कबीरदास जी ने स्वयं को दुखी बताया है, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति जाग गए हैं, उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने की लगन लग चुकी है। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को पकड़कर आप अपना पूरा का पूरा 3-4 लाइन का उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। मैंने जो समझाया है वो आपको जरूर समझ में आया है, आना ही चाहिए, और आएगा तो आपको बहुत मदद होने वाली है आपको प्रश्नोत्तर लिखने में। तो आप ना हर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, जो प्रश्न लिखा है उसके अंदर आपको सबसे पहले वो याद रखना है, याद करना है कि ये कौन सी साखी से है, कौन सी साखी पता चली तो उसमें फिर याद करना है आपको कि ये उस साखी में क्या कहा है, या उस पद में क्या कहा है। कविता का है तो उस कविता में क्या कहा गया है कवि के द्वारा। फिर उसके पॉइंट्स निकालिए कि अच्छा इस प्रश्न के लिए ये वाले पॉइंट्स जो हैं सही रहेंगे। फिर उन पॉइंट्स को पकड़कर आप खुद का प्रश्न पूरा बुन दीजिए, यानी कि उसको फ्रेम कर दीजिए, लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो प्रश्न उत्तर लिखने के ऊपर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आया है और आप ऐसा लिखने वाले हैं, इस तरीके से आप तैयारी करने वाले हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं वो इसी तरीके का किस विषय पे बनाऊं जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके काम आने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।